3 साल से बुरा हाल, अब करेंगे कमाल। एक बेहद खास शो जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे उन शेयरों के बारे में जिसमें बीते 3 साल से कोई रैली ही नहीं देखने को मिल रही है। बाजार आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, लेकिन कई ऐसे दर्शक हैं जिनकी ये समस्या है, जो ये बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बाजार में तो रिकॉर्ड तेजी है, मेरे पोर्टफोलियो में रिटर्न देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे पोर्टफोलियो के शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं। वो भी ऐसे शेयर हैं जो बहुत नामचीन हैं, वैसे शेयर है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वैसे शेयर है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन बीते 3 सालों में उन शेयरों में रिटर्न देखने को मिला ही नहीं है। जबकि आपने देखा होगा कि 2020 के बाद से बाजार में बहुत रैली देखने को मिली, कई शेयरों में 1000 गुना से का रिटर्न देखने को मिला है। 1000%, 2000%, 1500%, 1700% तक रिटर्न देखने को मिले, लेकिन इन शेयरों में रिटर्न देखने को नहीं मिला है। ऐसे में इन शेयरों पे क्या करना चाहिए? अगर ये 3 साल में नहीं चले हैं, इस साल भी नहीं चले हैं, तो क्या अगले साल चलेंगे? इन शेयरों में अगर आप देखेंगे तो एक टाइम फ्रेम में तेजी तो आई है, लेकिन ओवरऑल 3 साल में तेजी नहीं देखने को मिली, यानी कि 3 साल का रिटर्न 0 या नेगेटिव है। ऐसे ही तमाम शेयरों पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान से इन शेयरों को देखिए, इस शो को देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके पोर्टफोलियो में वैसे कौन से शेयर है जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, और इन शेयरों में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये है 3 साल से बुरा हाल, अब करेंगे कमाल। और इस शो में चर्चा करने के अलावा 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। आशीष तो जुड़ चुके हैं, आशीष कपूर जुड़ेंगे और अविनाश गोरक्षर जुड़ेंगे। अविनाश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश सर नमस्कार। आज आपकी चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि आप हमेशा सर कहते हैं कि अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए, लंबा नजरिया रखिए, आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस शो के जरिए आपको थोड़े कुछ हद तक मैं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करूँगा कि ये शेयर जो है हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि कई दर्शक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बाजार कहाँ से कहाँ चला गया, एक बड़ी रैली देखने को मिल गई, मेरे शेयर में रिटर्न देखने को नहीं मिला, मेरे पोर्टफोलियो के शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं, और 3 साल का लंबा एक नजरिया मानते हैं हम लोग। तो इन तमाम शेयरों पे हम चर्चा करेंगे, और आपके ऊपर अब जिम्मेदारी होगी है बताने की अब इन तमाम शेयरों में आपको क्या करना चाहिए। तो अविनाश सर तैयार है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल मनीष, मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक्स हम बात करेंगे वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि देखिए 3 साल बड़ा लंबा समय होता है। बट मैं यही कहूंगा कि देखिए हर शेयर का एक टाइम आता है, तो डेफिनेटली जहां पे ट्रिगर है, जहां पे कंपनी की परफॉर्मेंस आगे इंप्रूव हो जाएगी, उसके आधार पे मुझे लगता है कि कई शेयर ऐसे हैं जहां पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा। तो डेफिनेटली आई थिंक ये थोड़े से नापसंद वाले शेयर है, लेकिन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो गिन चुन के मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है ये तौर पे। और इन तमाम शेयरों को आप ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने शो के शुरुआत में ही अविनाश सर पे थोड़ा दबाव बना दिया ये कहते हुए कि मैं तो आपको कटघरे में खड़ा करने वाला हूँ, इन तमाम शेयरों पे आपसे राय लेने वाला हूँ। और जिस पहली कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ वो है बायोकॉन। नामचीन कंपनी, ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन देखिए काफ़ी शानदार देखने को मिला है अविनाश सर। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस कंपनी के शेयर में बीते 3 साल में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट करीब 45% का नेगेटिव रिटर्न दिया 3 सालों में शेयर ने। ऐसी क्या वजह थी? हालांकि कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर अब निकल के आ रहे हैं। तो जो कह रहे थे ना आपने शो में शुरू में आपने कहा टाइम आएगा, क्या इसका टाइम अब आने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं बायोकॉन की बात करूं तो देखिए बायोकॉन एक ऐसे फील्ड में फार्मा मार्केट में काम करता है जो थोड़ा सा यूनिक स्पेस है, जो दूसरे फार्मा कंपनी से थोड़ा सा अलग है। ये बायोलॉजिक्स सेगमेंट में काम करते हैं, जहां पे बहुत कम इंडियन कंपनीज काम करती है। इनकी एक सब्सिडरी है सिंजीन, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी करती है। तो देखिए क्या है कि अनलाइक अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद थी कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च हो जाएंगे, तो लेकिन वहां से ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि Q2 का नंबर जो आया है वो उम्मीद से काफी बेहतर था। इनफैक्ट 82 करोड़ की जगह पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3 डिजिट का नंबर प्रॉफिट का इस क्वार्टर में आया है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी बहुत पॉजिटिव है। हालांकि देखिए अभी भी हमको लग रहा है कि शायद और एक क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिसंबर के क्वार्टर में दिखाएगी।
तो ही थोड़ा बहुत मार्केट को यहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन प्राइस काफी अट्रैक्टिव आ चुका है, 230 240 का रेट है। यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं कि सिंजिन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सिंजिन जो उनकी सब्सिडरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है, करीबन 150 ग्लोबल फार्मा कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च की सर्विसेज देती है, वहां पे नंबर्स बहुत तगड़े हैं। इनफैक्ट शेयर का प्राइस भी वहां पे अच्छा खासा बड़ा है। तो वो बेनिफिट बायोकॉन को जरूर मिलेगा। लेकिन वो जो बायोलॉजिक्स का सेगमेंट है, वहां पे अभी भी काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले साल सवा साल में ये बायोलॉजिक्स के सेगमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। और बायोसिमिलर जो उनका मेन जो प्रोडक्ट है, वहां पे ऐसी भी बातें हो रही है कि कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि ये सब्सिडरी में काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनको थोड़ा सा कॉन्ट्रापेट लेना है और जिनको पता है कि थोड़ा धीरे धीरे तरीके से ये स्टॉक चलेगा, हमारे हिसाब से 285 290 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो। क्योंकि जैसे ही दिसंबर का क्वार्टर अच्छा आता है, मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा सा दिलासा होगा कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ वापस शुरू हो चुकी है। हालांकि देखिए, ये वेट एंड वॉच वाला भी काउंटर रहेगा, लेकिन अगर किसी को थोड़ा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, इनको डेफिनेटली ये ऐड भी कर सकते हैं। और जिनके पास है वो होल्ड करे। हमारा मानना है कि 280 85 का एक मीडियम टर्म टारगेट एटलीस्ट नियर टर्म में पॉसिबल लग रहा है। सर बायोकॉन होल्ड कीजिए, निराश होने की जरूरत नहीं, यहाँ से तेजी अब देखने को मिल सकती है अगले एक साल में। आशीष सर नमस्कार। शो की शुरुआत में अविनाश सर से मैं बात कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो एक आज का दिन चुनौती वाला हो रहा है शो के लिए। सामान्य तौर पे आप लोग लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं, और लंबी अवधि में अगर 3 साल तक इस शेयर को मैं होल्ड करूँ और नामचीन कंपनी, अच्छी कंपनी को होल्ड करे और उसमें रिटर्न नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता तो होती है और थोड़ा सा मूड भी खराब होता है, ये सोचते हुए कि तमाम शेयरों में अनाप शनाप तेजी देखने को मिल रही है, मेरे पोर्टफोलियो के शेयर ही नहीं चल रहे हैं। और ऐसे में लोग कहते हैं यार अपनी किस्मत खराब है, पता नहीं जो शेयर मैं खरीदता वही नहीं चलता है। ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर कि ऐसा क्यों हो रहा है कई सारे शेयरों में? मेरे मुताबिक देखो, मार्केट कभी भी इतना एक्यूरेट या इतना मतलब सिस्टमैटिकली और यूनिफॉर्मली कभी भी नहीं चलता। तभी होता है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, अलग अलग शेयर्स रखने चाहिए, अलग अलग सेक्टर के, मार्केट कैप वाइज थोड़ा सा। नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि 15 स्टॉक्स होने चाहिए अलग अलग तरह के, या फिर इसमें जो मेरा के मानना है कि कुछ पार्ट जो आपने करना है 15 स्क्रिप्ट्स में, उसमें से एक कम से कम होना चाहिए जो कि सीधा इंडेक्स पे जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स एक तरह से सबसे अच्छा है और उस वाले में वेटेज भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इंडेक्स में एक एडवांटेज क्या है कि आपको एक शॉट में 30 या 50, डिपेंडिंग आपने सेंसेक्स लिया है या निफ्टी लिया है, तो आपको एक शॉट में जो सबसे दिग्गज कंपनीज हैं हिंदुस्तान की, वो आपको एक शॉट में मिल जाती हैं। और जब भी मार्केट चलेगी तो इंडेक्स जरूर चलेगा, तो आपको इतनी पार्टिसिपेशन जरूर आ जाएगी आपके पोर्टफोलियो में, तो जरूर उतना करना चाहिए। और उसके अलावा मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 20-25% अपना टोटल पोर्टफोलियो इंडेक्स में होना चाहिए, ताकि आपका ट्रैकिंग एरर कभी ना आए और कभी भी ऐसा ना लगे कि आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। उतना तो आपका पोर्टफोलियो चल ही जाएगा। और उसके अलावा जो स्टॉक्स बाकी के हैं उसमें जरूर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कोई एक थीम या कोई एक तरह के स्टॉक्स नहीं बनने चाहिए। अगर आपने फार्मा स्टॉक्स ऐसे लिए हो तो पिछले 2-3 साल में काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है, अब जाके कई फार्मा स्टॉक्स चलने शुरू हुए हैं। तो सेक्टोरल वाइज अंडर परफॉर्मेंस को मेरे हिसाब से ट्रैक करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और कुछ ना कुछ आपका जो पोर्टफोलियो है वो जरूर इंडेक्स इंडिसेस या इंडेक्स के ईटीएफ्स या इंडेक्स के जो आप रेगुलरली म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं उनमें डालना चाहिए। और जैसा कि अभी आशीष सर ने कहा भी कि फार्मा स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, और आप सरप्राइजली जिस स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले उसमें अधिकांश जो है फार्मा स्टॉक्स में, लेकिन ये नोन कंपनियां हैं काफ़ी, और इन्होंने सालों में लोगों को पैसे बना के दिए हैं। इसी में बायोकॉन की चर्चा हुई थी अभी। आशीष सर, क्या राय होगी? हमने देखा कि शेयर ने बीते 3 सालों में करीब 45% का निगेटिव रिटर्न दिया है। देखो, बायोकॉन में अगर आप बहुत लंबी अवधि का भी देखें तो कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस कभी भी नहीं रही। अगर आपको मेरे मुताबिक ये जहां तक मेरे को ध्यान है 2003 या 2004 में इसका आईपीओ आया था। इसके 20 साल का अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसने काफी अंडर परफॉर्म किया है अपने पीयर्स को और पूरी मार्केट को भी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफी कंसल्टेशन के बाद यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहा है। मेरे मुताबिक आप बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट 325 का है,
जो कि मेरे मुताबिक अगले कुछ महीनों में आना चाहिए। फार्मा में जो तेजी बिल्ड हो रही है उसका बेनिफिट बायोकॉन को भी मिलेगा, और मेरे मुताबिक यहाँ से एक बाय बनता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म की ड्यूरेशन से, 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन से। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 325 के टारगेट से। बट मेरे मुताबिक 325 का टारगेट जब आता है तो यहाँ से बुक करना चाहिए। लंबी अवधि का मैंने नहीं समझता कि बायोकॉन अनलेस कुछ परिवर्तन आए तो बायोकॉन ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएशन के लिए अच्छा नहीं है। फार्मा में और बड़े अच्छे काउंटर्स हैं जहाँ पे आपकी ट्रैक रिकॉर्ड और लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज बेटर है। ये राय आती है सीधे तौर पे बायोकॉन पे आशीष कपूर को लगता है कि मजबूती देखने को मिलेगी, 325 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 280 का लक्ष्य जो अविनाश सर ने बताया, आशीष सर ने ये साफ कह दिया कि जब 325 का लक्ष्य मिल जाए तो आप जो है शेयर से निकल जाइए। तो अविनाश सर का लक्ष्य तो जल्दी उससे हासिल हो जाएगा, 285 290 का। जो अगला शेयर है उसकी भी चर्चा खूब होती है, बंधन बैंक। हमने देखा बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली, बहुत समय तक नहीं चले थे। हालांकि इस साल लास्ट के 5-6 महीने में देखें लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को नहीं मिली है, मिड कैप स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। बंधन बैंक में देखें इस मतलब बीते 3 सालों में करीब 39% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अविनाश सर, दिक्कत क्या है इसमें? मनीष, देखिए बंधन बैंक जब लिस्ट हुआ था मुझे याद है बहुत एग्रेसिवली इसकी वैल्यूएशंस बढ़ गई थी, माइक्रो फाइनेंस बहुत फ्लेवर में था। लेकिन उसके बाद काफी ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए, जैसे कि आसाम में फ्लड्स हो गए, उसके बाद साइक्लोन हो गया, तो ये बैंक में अनफॉर्चुनेटली नेचुरल इवेंट्स बहुत सारे ऐसे हो गए जिससे इनका धंधा थोड़ा बहुत इफेक्ट हो चुका, फिर कोविड भी हो चुका। तो ये सारे इवेंट्स ने इस बैंक के फाइनेंशियल्स को, बिजनेस को काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। बहुत समय के बाद अभी अगर हम Q2 की बात करें, Q2 FY24 के नंबर्स की बात करें, तो मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव है, नंबर्स में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और माइक्रो फाइनेंस धंधा जो है वो वापस अभी सेटल हो चुका है, क्योंकि कोविड के बाद काफी बड़ी प्रोविजनिंग सारे प्लेयर्स को करनी पड़ी, इवन बंधन बैंक को करनी पड़ी। तो मेरा तो मानना है कि देखिए अभी जिस प्राइस पे ये स्टॉक है पूरी तरह से नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस तो इनका चल ही रहा है। इन्होंने HDFC से GIC फाइनेंस का एक कंपनी था जो बेसिकली इन्होंने खरीदी थी हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट में भी अभी ये उतर गए हैं। हालांकि ये थोड़ा सा छोटा पोर्टफोलियो, अभी भी 75-80% उनका माइक्रो फाइनेंस धंधे से ही आता है, बट बहुत कंसिडरेबली इनकी एसेट क्वालिटी अभी ठीक ठाक हो गई है, एडवांसेस भी बढ़ रहे हैं, और मैनेजमेंट का मानना है कि सेकंड हाफ में और अच्छा ग्रोथ आएगा। तो मैं समझता हूं कि देखिए यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है अभी हिम्मत ना हारे, और एक कम से कम साल भर का नजरिया रखते हैं तो करीबन 275-280 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। करंट प्राइस करीबन 225 है। मुझे लग रहा है कि बैंक्स में साइज तो बड़ी है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस इसलिए था क्योंकि नंबर्स अभी आ नहीं रहे थे, लेकिन सेकंड क्वार्टर से हमने देखा कि एटलीस्ट नंबर्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय मेरे ख्याल से अगले साल तक कम से कम 270-275 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे निवेशित रहे। और बढ़िया। और अविनाश सर ने बहुत अच्छी बात कही, हिम्मत ना हारे। और अविनाश अगर हौसला बढ़ा रहे हैं तो आप हौसला एकदम निश्चित रूप से कायम रखें। 275 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, अब मजबूती देखने को मिल सकती है इस लेवल से। इस प्राइस पे करीब 225 के आसपास सभी कारोबार कर रहा है। बंधन बैंक को लेकर आपका क्या नजरिया आशीष? बंधन बैंक में मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। मेरे मुताबिक ठीक है, लास्ट 3 इयर्स का नेट रिटर्न नेगेटिव है, इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन कोविड टाइम की है जब राइज करेंगे, पर मेरे मुताबिक वो सारा पीरियड हम निकल चुके हैं, और यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और मेरे मुताबिक बैंक में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। बंधन बैंक और बाकी जो छोटे अच्छे वेल मैनेज बैंक्स हैं उनका मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो बंधन बैंक मेरे मुताबिक आप बाय भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी आ सकती है इसमें। दोनों जानकारों ने जो है अपनी मोहर लगाई, उनको लगता है कि यहाँ आप होल्ड कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष सर नई खरीदारी करने की सलाह बंधन बैंक पे मौजूदा स्तर पे कह रहे हैं। अब 2 और फार्मा स्टॉक्स की मैं बात करूंगा। मिड का फार्मा स्टॉक्स है एलेमिक फार्मा और आरती ड्रग्स। हमने देखा कि इन दोनों शेयरों में भी देखिए अब दोनों का अब दिखाई रिटर्न, इस साल रिटर्न जो है पिछले 3 सालों में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है दोनों शेयरों में। हालांकि अब कुछ पॉजिटिव ट्रिगर दोनों के साथ निकल रहे हैं। अगर आरती ड्रग्स की बात कीजिए तो 31% का नेगेटिव रिटर्न है। एलेम्बिक फार्मा देखिए करीब 28% का नेगेटिव रिटर्न है बीते 3 सालों में। अब कुछ पॉजिटिव ट्रिगर हैं एलेम्बिक फार्मा के साथ निकल के आ रहे हैं कि जो नए लॉन्च कर रहे हैं उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। वैसे ही आप इसमें देखिए आरती ड्रग्स, उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा जो है मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा। इन दोनों स्टॉक्स को लेकर अविनाश सर आपका क्या नजरिया है?
ये मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स बिजनेस वाइज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर हम देखें तो नंबर्स बहुत ही वीक है, जो मार्केट को पसंद नहीं आए। अगर हम आरती ड्रग्स की बात करें तो ये जो सेकंड क्वार्टर का जो नंबर आ गया है सितंबर का, वहां पे भी देखिए नंबर्स, अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा अभी भी थोड़ा प्रेशर में है। ये कंपनी बेसिकली एपीआईज बनाती है और एपीआईज में बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, प्राइस कटिंग चल रही है। तो डेफिनेटली आने वाले 6 महीने होपफुली अच्छे होंगे। मैनेजमेंट का भी कहना है कि अच्छा प्राइस इंप्रूवमेंट इनको मिलेगा, लेकिन जब तक नंबर्स नहीं आते तब तक मनीष मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी ना करे, दिसंबर का क्वार्टर आने दीजिए, इसके बाद आपको एक अच्छा खरीदने का मौका अगर चाहिए तो मिलेगा। रही बात एलेम्बिक फार्मा की, तो हम यही कहेंगे कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा है, 4 वर्टिकल्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कंपनी है, इन्होंने नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे फार्मा कंपनीज के मुकाबले में नंबर्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी बहुत रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट में नहीं दिखाई है। तो मेरे ख्याल से देखिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं होल्ड करने की ही राय दूंगा। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है शायद और एक क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा, तभी उसके बाद एक मार्जिन पे आउटलुक और जो ग्रोथ का नंबर दिखेगा उसके बाद ही इसमें कन्विक्शन आएगा। तो दोनों स्टॉक्स में पोजीशंस होल्ड करें, बेचने की जल्दबाजी ना करें जिनके पास है, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए कम से कम 2-3 महीना रुकना जरूरी है। को होल्ड करने की सलाह होगी, चाहे वो एलेम्बिक फार्मा हो या आरती ड्रग्स हो, आप दोनों शेयर होल्ड कीजिए, नई खरीदारी नहीं करनी, ये एक अच्छी बात है। आशीष सर, आपकी क्या राय होगी दोनों शेयरों को लेकर? देखिए मेरे तो एक आरती ड्रग्स का काफी अच्छी कंपनी है, और पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे शेयर होल्डर्स को। एक पूरा फार्मा सेक्टर का थोड़ा ग्राह पीरियड चला है, तो मेरे मुताबिक यहाँ पे आरती ड्रग्स को मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मेरे मुताबिक इसका 600 का एक टारगेट लेके आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। मेरे मुताबिक ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एलेम्बिक थोड़ा स्लो मूवर है, एमएनसी है, बट मेरे मुताबिक एलेम्बिक के भी फंडामेंटल्स अच्छी हैं, और जब इन ऐसे काफी लिक्विड स्टॉक है, कई बार ज्यादा नोटिस में नहीं आता, बट अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो आप अच्छा है, पर शायद आपको होल्ड ज्यादा करना पड़े, क्योंकि ज्यादा रडार में कम आता है। तो मेरे मुताबिक आप दोनों में खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पे अविनाश सर को लगता है कि शेयर को आप होल्ड के चलिए, आशीष सर को लगता है कि एलेम्बिक फार्मा में खरीदारी भी कर सकते हैं, आरती ड्रग्स में आप नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 600 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं 3 से 4 महीने में, जबकि एलेम्बिक फार्मा आपके पास है तो आप इसको होल्ड करके चलिए, 985 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब एक शेयर की बात करते हैं, फार्मा से अलग थोड़ा बदलते हैं सेक्टर को। इस देश में हमेशा कहा था कंजम्पशन स्टोरी बहुत इंटैक्ट है, खपत से जुड़े हुए शेयर में खूब तेज़ी देखने को मिलेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी, इस तरह की बातें खूब की जाती है। और इस सेगमेंट से जुड़ी एक अच्छी कंपनी है वर्लपूल, पर इसका रिटर्न देखिए सर, अविनाश सर, 3 साल में 29% नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि बीच के कुछ टाइम फ्रेम में देखेंगे शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन जिन्होंने लंबी अवधि के नजरिए से लिया होगा कि चलो 3 साल में कुछ अच्छा मुनाफा होगा, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम है क्या कुछ कंपनी में? क्योंकि इस शेयर में हमने देखा था एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, एक समय ये 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक एमएनसी कंपनी है, और जैसे सारी एमएनसी कंपनीज होती है, इनकी बैलेंस शीट बहुत ही तगड़ी है, कोई भी कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है। काफी अच्छा ब्रांड इनका मार्केट में व्हाइट गुड्स ब्राउन गुड्स में आता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मनीष यही है कि पिछले 2 साल से कंपनी का परफॉर्मेंस, अगर आप दूसरे कंपनीज पीयर कंपैरिजन का अगर करते हैं, वोल्टास है या हेवल्स है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट को इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया, मार्जिन्स को लेके, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। और दूसरी तिमाही के नंबर्स भी जो आए हैं, यहाँ पे हमने क्लियर देखा है कि जो कामकाजी मुनाफा है वो काफी धीमे तरीके से बढ़ा है। अगर आप दूसरे कंपनीज को देखें तो वोल्टास है, उसके बाद हेवल्स है, तो वहां पे हमने देखा है कि नंबर्स उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी वैल्यूएशंस की बात करें तो मैं देख रहा था कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 85 से 90 टाइम का पी मल्टीपल ये कंपनी अभी भी एंजॉय करती है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिंगल डिजिट्स में है। तो देखिए ऐसी कंपनी में फिर ग्रोथ के लिए जगह बहुत कम रहती है। देखिए कोई भी निवेशक जो ऐसे शेयर्स में पैसा लगाता है, वो चाहता है कि ग्रोथ भी आ जाए, रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो जाए, तो इसके लिए शायद थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े। कंपनी वैसे खराब नहीं है, लॉन्गर टर्म में पैसा बन सकता है, लेकिन अगले 3 से 6 महीने के लिए कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा स्टॉक और निचले लेवल पे आता है तो खरीदने के मौके हो लेंगे, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें।
वर्लपूल होल्ड कीजिए, गिरावट आता है तो आप खरीदारी करके भी चल सकते हैं। आशीष सर, जल्दी से वर्लपूल पे क्या नजरिया आपका? वर्लपूल एक छोटी अवधि के लिए मैं कहूंगा कि आप निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने भी बताया कि परफॉर्मेंस की काफी लैग कर रही है कि उनके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो एक शॉर्ट टर्म जरूर एक सेल का है, और मेरे मुताबिक यहाँ से नीचे 1250 तक का एक टारगेट आना चाहिए। बट अगर आप लंबी अवधि के हैं, अगर आप 3-4 साल और होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे को काफी कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं जाके वर्लपूल का टर्न अराउंड होगा। और अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा मल्टीप्लाई करके दिया है वेल्थ को। तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल है, लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर होल्ड और इवन बाय कर सकते हैं नीचे स्तरों पे। टर्म के लिए ये राय आते हुए कि 1250 के अवधि के हिसाब से आप एक बार के लिए आपको निकलना चाहिए, थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि नजरिया का लंबी अवधि का है तो फिर आप इसको होल्ड कर चल सकते हैं, लेकिन अभी उनको लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तो इसलिए निकलने की सलाह वो दे रहे हैं। लेकिन अविनाश सर को लगता है कि वर्लपूल आपको होल्ड करना चाहिए, अब यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब दो पे बात करते, चूंकि एक एमएनसी कंपनी की बात हुई, पीजी हेल्थ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की बात करें। जनरली हम ये देखते हैं कि एमएनसी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलती है, एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलता है इन शेयरों में। पीजी हेल्थ ने दिया भी है, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं रिटर्न इसने, लेकिन हमने देखा है कि 3 साल में 25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। एक और कंपनी है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, अमारा बैटरी। चूँकि समय कमी इसलिए मैं 2 शेयर एक साथ ले रहा हूँ। बैटरी स्टॉक्स में कई सारे अब ईवी प्ले के नाम पे हमने देखा कि अच्छी रैली देखने को मिली कई सारे शेयरों में, लेकिन हमारा बैटरी में अब देखिए 3 साल में 27% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। दोनों शेयरों को लेकर क्या राय होगी? दोनों ऐसी कंपनियां हैं अविनाश सर जिसकी चर्चा खूब होती है, इसके जिनके फंडामेंटल की तो तारीफ की जाती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमरा राजा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां लॉन्च हो गई, तभी लोगों को लगा कि आईसी जो बैटरीज बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनके लिए दिन खराब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिया में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलेंगी और नॉर्मल पेट्रोल डीजल की गाड़ियां भी चलेंगी। और अमरा राजा की बात करें तो ओईएम मार्केट में ये कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर सब सेगमेंट्स में काम करते हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट में भी इनका बड़ा कारोबार है। टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए भी बैटरी सप्लाई करते हैं। अभी इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में भी ये उतर रहे हैं। तो हर तरीके से कंपनी कोशिश कर रही है कि अपना बिजनेस को बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात, कंपनी इतने सालों तक, करीबन 20 साल से मैं देख रहा था, कंपनी ने कभी कोई बड़ा कर्जा लिया नहीं है। कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, ऐसी बिजनेसेस में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे खरीदने का मौका है। स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, बट मेरे ख्याल से 850 860 रुपए का टारगेट प्लेस लेके यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। दूसरा स्टॉक जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है, ये देखिए, ये उन स्टॉक्स में से है जो बेसिकली अच्छे ब्रांड्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। एसेट लाइट मॉडल है। मैं देख रहा था कि कंपनी हर साल करीबन 200-250 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करती है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो इनका एसेट लाइट मॉडल है। तो आने वाले दिनों में होपफुली कंपनी अगर डिविडेंड देती है, अगर अच्छा टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करती है, तो यहाँ पे 17 करोड़ की छोटी इक्विटी है। यहाँ पे प्राइस को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करीबन 5100 का अभी प्राइस चल रहा है। तो अगर कोई कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है जो एफएमसीजी बास्केट में अपना पोजीशन लगाना चाहता है, तो यहाँ पे करीबन 5450 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12-15 महीने में मिलेगा। तो डेफिनेटली इसमें अच्छा वैल्यू क्रिएशन बन सकता है। थोड़ा सा समय देना जरूरी है। तो हमारा बैटरी खरीदारी करने की सलाह, जबकि पीजी हेल्थ में जो आप होल्ड करके चलिए 5450 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आशीष सर, दोनों शेयरों पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे मुताबिक पीएनजी हेल्थ तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। कंपनी काफी अच्छी है, और अगेन क्योंकि क्या होता है क्या है कि इनमें रिलेटिवली लिक्विड स्टॉक्स हैं, कई बार रडार में आते नहीं, पर मेरे मुताबिक इसमें जरूर होल्ड करना चाहिए। और मेरे मुताबिक इसमें जो तेजी है वो भी जल्दी आएगी। एक शॉर्ट टर्म के लिए 5500 का टारगेट है, जो कि यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड दे रहा है। अमर राजा भी सिमिलरली किसी वजह से थोड़ा रडार से बाहर आया, पर फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। और मेरे मुताबिक इसमें अब ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। इसमें भी 1000 का टारगेट है, जो कि ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए अचीव होने में। काफी कैचअप करेगी कंपनी, और मेरे मुताबिक छोटी अवधि में काफी अच्छे टर्न देखे जाएगी। तो हमारा बैटरी होल्ड करने की सलाह, मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर 4 महीने में देखें तो 1000 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और पीजी हेल्थ जो शेयर है उनको पसंद आ रहा है, उनको भी लगता है कि इस शेयर में, दोनों जानकारों को लगता है कि आपको होल्ड करनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। अविनाश सर तो हमारा बैटरी खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं।
अविनाश सर और आशीष सर, आपका शुक्रिया। हमने उन तमाम स्टॉक्स के बारे में चर्चा की जिसमें 3 साल में बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। सबसे बड़ी बात है कि कई निवेशक जो है ना, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे इन तमाम शेयरों को देख के, करे तो क्या करे, रिटर्न ही देखने को नहीं मिला, पूरा बाजार चल रहा है, पोर्टफोलियो मेरा नहीं चल रहा। तो एटलीस्ट आज उनको सुकून आया होगा कि चलिए किसी ने आके हमें ये बताया, उन शेयरों की बात की जो नहीं चल रहे हैं। चलने वाले शेयरों की तो हर कोई चर्चा करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने बताया और अच्छे से बताया, विस्तार से बताया, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को अब इससे मदद मिलेगी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया इस शो में हिस्सा लेने के लिए और सब कुछ बताने के लिए। तो आप देख रहे थे बेहद खास शो, 3 साल में बेहाल लेकिन क्या आप करेंगे मालामाल। बेसिकली 3 साल से बुरा हाल, आप करेंगे कमाल। ये शो करने का मकसद यही था जो स्वदेश हमेशा चाहता है कि उन शेयरों के बारे में भी चर्चा हो जिसने रिटर्न आपको नेगेटिव दिया और आपको उसमें क्या करना चाहिए। आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।